नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं इस लाइन को लिखने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी लाइन है कि 10 लाख करोड़ से परमाणु युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध को मजबूर हुए पुतिन। ये 10 लाख करोड़ क्या है और इसको परमाणु युद्ध से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को पुतिन को मीडिया के सामने आकर बोलना पड़ा है कि हम इस युद्ध को रोकने की कोशिश में हैं, लेकिन यूरोपियन देश जो हैं वो इस युद्ध में आग में घी का काम कर रहे हैं। ये 4-5 बड़ी खबरों को हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक की जो 2 बड़ी खबरें हैं वो क्या हैं। 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी के इर्द गिर्द पूरा मामला उलझता और सुलझता नजर आ रहा है। पहली बात यह है कि पुतिन ने धमकी और समझाना दोनों एक साथ काम किया। पहली खबर यह है कि पुतिन ने यह दावा कर दिया है कि इसी दिसंबर 2025 से उनकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रफ्तार 10 मैक से ज़्यादा है, वो किसी भी देश के ऊपर हमला करने में सक्षम है जो उसके टारगेट में, खासतौर से उन्होंने यूरोप को इशारा करते हुए बोला है, वहाँ कर सकते हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि दिसंबर महीने में ही बेलारूस, जो रूस का बहुत ही करीबी और कहते हैं ना जिगरी यार है, वहाँ पर ओरेशनिक मिसाइलों को रशिया ने डिप्लॉय कर दिया है हमला करने के लिए। और दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइल हमले ओरेशनिक के होंगे तो उसका इस्तेमाल बेलारूस की ज़मीन से होगा और इसके पीछे की भी मैं वजह आपको बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन और स्पेन, ये जो 5 और 6 देश हैं, इनका ऐसा मानना है कि रशिया जो है वो 2026 के अंदर नए साल में एक बहुत ही भयानक युद्ध करने की तैयारी कर चुका है। और जेलेंस्की ने लगभग 24 से 25 घंटे पहले ऐलान किया है कि रशिया के जो हमारी खुफिया इनपुट है, जो रशिया का यूक्रेन का खुफिया इनपुट है, उसको ऐसे संकेत मिले हैं कि रशिया 2026 में एक बहुत मैसिव अटैक यूक्रेन पे करने जा रहा है ताकि पूरे पूर्वी यूक्रेन को वो अपने कंट्रोल में ले सके। और इसीलिए जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि मैं फिर चेतावनी देता हूं कि रशिया की बातों में मत आइए। ट्रंप को वो बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप बार बार रशिया से बातचीत की जो बातें कर रहे हैं, असल में रशिया उस बातचीत के वक्त को अपनी तैयारियों में इस्तेमाल कर रहा है और वो आने वाले वक्त में जो यूक्रेन के ऊपर हमला है वो करेगा। और इसके अलावा कई ऐसे नाटो यूरोपीय देश हैं जिस पर पुतिन हमला कर सकते हैं। ये खबर को हम आगे बढ़ाते हुए पहले चलते हैं कि आखिर माजरा क्या है और क्यों पुतिन को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 बार मीडिया के सामने आकर ये समझाना और धमकाना पड़ा है कि अगर यूरोप अब नहीं माना तो फिर पुतिन का कहना है कि मेरे हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी और फिर मैं वो ऐसा हमला करूंगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुतिन की बौखलाहट कहें या जिद्द कहें या गुस्से का सबसे बड़ा जो कारण आया है, उसका सबसे बड़ा कारण जो अभी लेटेस्ट आया है मुश्किल से 12 से 15 घंटे के पहले, उसमें है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 10 लाख करोड़ के करीब एक नया पैकेज इशू कर दिया है जो करीब 90 अरब यूरो के हिसाब से बैठता है। वो लगभग 9.52 लाख करोड़ का पैकेज है। और इस 10 लाख करोड़ के पैकेज से यूक्रेन है वो हथियार खरीद कर और अपने कहते हैं ना बम को रशिया के खिलाफ मिसाइलों के खरीद में इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर अगर यूरोप एक तरफ शांति की वार्ता चाहता है और यूक्रेन की सिक्योरिटी चाहता है, तो अचानक वो ऐसा इतना बम्पर पैसा 10 लाख करोड़ के करीब जो पैसा देने जा रहे हैं वो यूक्रेन को, जिसकी मंजूरी भी हो चुकी है, जो बिना ब्याज के पैसा यूक्रेन को दिया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? असल में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये 3 देश ऐसे हैं जिनको अच्छी तरीके से पता है कि जो रशिया है वो एक बहुत बड़े प्लान के तहत ये सारी चीज़ें कर रहा है और वो इसमें अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। जो यूरोप के टॉप लीडरशिप है या उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं या खुफिया अधिकारी हैं, वो भी अमेरिका को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यूक्रेन का शांति समझौता इस मोड़ पर ऐसे वक्त में करा देंगे जब पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका रशिया के कब्जे में है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रूस जो है वो यूरोप के कम से कम 3 से 4 देशों को तबाह करके रख देगा और उन देशों पर हमला कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बार बार इस बात को ट्रंप को समझाया है और यूरोपियन यूनियन का ये भी समझाना है कि आप खुद देखिए कि 21 अक्टूबर से लेके और 29 अक्टूबर तक पुतिन ने खुद एक कमांड सेंटर में जाकर अपनी परमाणु क्षमताओं को परखाया और दिखाया कि वो किस तरीके की बैलिस्टिक में किस तरीके की मिसाइलों को इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का भी उन्होंने दिखाया था कि वो लगभग 10-14 हज़ार किलोमीटर तक मार कर सकती है, 15 घंटे तक लगातार उड़ सकती है। फिर उन्होंने पोसाइडन अपना टॉरपीडो दिखाया जो
10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 1,000 मीटर नीचे, 1,000 मीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर नीचे जाकर उनका पोसाइडन जो टॉर्पीडो है वो कम से कम दुनिया के 80% जो शहर हैं उनको एक परमाणु सुनामी में उड़ा सकता है। पोसाइडन के बारे में तो यहाँ तक रशिया के एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर वो किसी भी शहर से जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, अगर उससे 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर जब धमाका करेगा तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर एक ऐसी पानी और रेडियो एक्टिव की सुनामी आएगी जो उस शहर का पूरी तरीके से वजूद खत्म कर देगी। अब सवाल उठता है कि अगर पुतिन के पास इतनी ज़्यादा पावर है तो फिर बार बार वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि यूरोप जो है वो युद्ध को भड़का रहा है, यूरोप शांति वार्ता को नहीं होने दे रहा है। यूरोप का जो दावा है कि रूस उस पर हमला करेगा वो बकवास है। ये वर्ड यूज़ किया है पुतिन ने अभी कुछ घंटे पहले, रॉयटर्स पे मैं पूरा अभी देख कर आ रहा हूँ, उस पर पुतिन ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जो यूरोप के देश हैं, जिसमें उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन उनका इशारा मेन 3 ही रहते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। उन्होंने बोला है कि कुछ यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि इस युद्ध को भड़काया जाए और वो रूस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं कि वो पूरे यूरोप के ऊपर हमला करेंगे यूक्रेन के बाद, जबकि रशिया की ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और वो ऐसा क्यों करेगा, ये बार बार पुतिन मीडिया के सामने आके अपना पक्ष रख रहे हैं ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि पुतिन को और रूस को जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनको जो खूनी खंजर वाला देश बताया जा रहा है वो असल में सही नहीं है। वो बार बार यूरोप के और अमेरिका के एजेंडे को बेनकाब करने में तुले हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रंप ने बोला था लगभग करीब 1 हफ्ते पहले कि आप याद रखिए कि जो रशिया और रूस का यूक्रेन का जो युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो ट्रंप का 28 सूत्रीय फार्मूला था उसको यूरोपियन यूनियन ने तहस नहस करके रख दिया और उन्होंने उसकी जगह अपना एक 19 सूत्रीय एजेंडा सामने रख दिया और फॉर्मूला रख दिया और ट्रंप से कहा कि आप इस पर पुतिन से कहिए हस्ताक्षर करें तो जेलेंस्की इसको तैयार हो जाएंगे। लेकिन पुतिन ने क्या बोला, पुतिन ने कहा कि रशिया अपनी शर्तों के आधार पर ही डोनबास को अपने कब्जे में लेगा, तब युद्ध विराम करेगा। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ एक अजीब तरीके का खेल चल रहा है दोनों देशों की तरफ, दोनों पक्षों की तरफ से। एक तरफ अगर देखा जाए तो अकेला रूस है, हालांकि उसको चीन, ईरान की तरफ से ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से लगभग नेटो और यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों को मिला के लगभग 80 से 81 देश मिलकर उसकी सहायता कर रहे हैं इस युद्ध में। और एक तरीके से रूस के खिलाफ 80-81 देशों का हमला हो रहा है और उसको रशिया अकेले अपने दम पर निपट रहा है। हैरानी की बात यह है कि अकेले पूर्वी यूक्रेन का लगभग, मैं पहले भी बता चुका हूं, 27% का एक बहुत बड़ा इलाका वो कब्जा कर चुका है। डोनबास, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि लगभग 53,200 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा इलाका है, उसका भी 78% जो इलाका है वो रशिया के कब्जे में है और इसको खुद ट्रंप ने माना है। और अमेरिका की एक संस्था है ISW, उसने भी सैटेलाइट और मानचित्रों के आधार पर दावा किया है कि रशिया का क्लेम भले ही बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना तय है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ समझाना ये चाहता हूँ कि आखिर ये 10 लाख करोड़ से परमाणु युद्ध क्यों छिड़ेगा और तीसरे विश्व युद्ध को पुतिन मजबूर कैसे हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि रूस की खुफिया इनपुट के आधार पर और उनकी खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसके मुताबिक पिछले 6 महीने से या लगभग 1.25 साल से यूरोप के बहुत सारे देश, जिसमें मैं बार बार नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, वही 5-6 जो देश हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसमें वो परमाणु अगर हमला रशिया करता है तो हमें कैसे निपटना है और हमको यूक्रेन को कितना मजबूत करना है, यूक्रेन की मिसाइल इंडस्ट्री को कितना स्वदेशी बनाना है, इसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। और उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा एजेंडा बनाया। पहले उन्होंने नेटो का रक्षा बजट 5% बढ़ाने को बोला। उसके साथ उन सारे यूरोपीय देशों में अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से यूक्रेन की हेल्प करने की कोशिश की। जैसे ब्रिटेन ने 5,000 मिसाइलें देने का वादा किया है, जिसमें लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मिड रेंज हर तरीके की मिसाइलें ब्रिटेन यूक्रेन को देगा। इधर फ्रांस ने अपना क्या बोला है कि वो अपना मिराज 2000 तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने अपना राफेल विमान देने की भी बात करी है और आपको पता ही है कि 100 राफेल की डील की बात हो चुकी है। और उधर स्वीडन ने 150 ग्रिपिन जो जेट है, उनके ग्रिपिन जेट है, उसको देने की बात कही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पूरा जो यूक्रेन जो है वो एक तरीके से यूरोप की मुट्ठी में चला गया है। अगर यूरोप
इस वक्त यूक्रेन का साथ छोड़ दे तो अमेरिका बीच में अभी आने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी भद्दपिटी है। ट्रंप जो अपने आप को युद्ध का डैडी समझ रहे थे और सोच रहे थे कि मैं जो बात बोलूंगा वो पत्थर की लकीर होगी, उस पत्थर की लकीर को यूरोप के नेताओं ने कुचल के ख़त्म करके रख दिया है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 28 सूत्रीय फार्मूला जो ट्रंप ने बनाया था वो ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो हथियार मिलने वाले थे अमेरिका की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर, उसमें भारी कटौती हो चुकी है। बहुत से शिप असाइनमेंट वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेन ने ये बात तो माननी पड़ेगी कि यूक्रेन लड़ अच्छे से रहा है। अगर कोई भी देश इतनी बुरी तरीके से 4 साल से रौंदा जा रहा हो और उसको बहुत सारे देशों से मदद भी मिल रही हो, फिर भी ये मानना पड़ेगा कि जिसकी 60% आबादी, जो यंग आबादी थी, वो या तो युद्ध में है या देश छोड़कर भाग गई है। उसकी जो रिपोर्ट है, उसके बाद भी अगर यूक्रेन आज भी टिका हुआ है पूर्वी यूक्रेन में, दक्षिणी यूक्रेन में, मध्य यूक्रेन में, तो ये मानना पड़ेगा कि यूक्रेन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा पोटेंशियल है जो रशिया उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पश्चिमी मीडिया में एक रिपोर्ट छापी गई है और उसमें दावा किया गया है कि फ्लैमिंगो मिसाइल से लेके और कई तरीके की मिसाइलें खुद इन हाउस यूक्रेन खुद बना रहा है। और ऐसे भी दावे हैं कि मिसाइल का जो 50% इस्तेमाल इस वक्त जो यूक्रेन कर रहा है वो रूस के ऊपर अच्छे से हमले करने में कर रहा है। और यहाँ पर यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है SBU, बहुत अच्छी कहना चाहिए कि अभी तक जितने भी उसने बड़े अटैक किए हैं रूस के ऊपर, उसमें 90% से ज़्यादा उसको सक्सेस रेट रहा है यूक्रेन की SBU का। अभी का सबसे लेटेस्ट जो अटैक किया है उसने, वो किया है रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में। एक बेलबैक हवाई अड्डा है, लड़ाकू हवाई अड्डा है रशिया का, वहाँ पर MiG-31 भारी हथियारों से लैस खड़ा था, पैंसर एयर डिफेंस खड़े थे, कई तरीके की मिसाइलें वहाँ पे मौजूद थीं। उसको सबको SBU की खुफिया यूनिट ने मिसाइल और ड्रोन हमले से उड़ा दिया है, जिसके बाद से पुतिन जो है उनका सर जो है वो भन्ना गया है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि आइए अब हम ओर्सनिक से आप लोगों का स्वागत करेंगे, जो 10 मैक की रफ्तार से, यानी कि ध्वनि से 10 गुना रफ्तार से अब हमला करेगी। और आपको बता दें कि ओर्शनिक जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया की, जिसकी रेंज अलग अलग बताई जाती है, लेकिन आखिरी में एक आंकड़ा आता है कि 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक का इलाका वो आसानी से तय कर लेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक बार में 5 से 6 वॉर हेड्स ले जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर परमाणु मिसाइल और गैर परमाणु मिसाइल दोनों की क्षमताएं हैं, यानी कि अगर इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड लगाया तो उसका धमाका इतना प्रचंड होगा जिसकी सुनामी के आगे कोई भी देश टिक नहीं पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उसमें रशिया ने न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाए हैं और सिर्फ 1000 या 2000 का पेलोड या उसमें वॉरहेड लगा दिया है, तो उसका धमाका किसी परमाणु धमाके से कम नहीं होगा, उसका विनाश भी उसी स्तर का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया ने जो अपनी अब मिसाइल उतारी है उसका डिज़ाइन ही इस तरीके से कर दिया है कि अगर वो बिना परमाणु हथियार के भी उसको दागता है और विस्फोटकों के साथ जो हाई लेवल के एक्सप्लोसिव होते हैं, वो भी किसी छोटे परमाणु बम जैसा ही धमाका करेंगे। और आपको बता दें कि रशिया इसका टेस्ट 2024 में यूक्रेन के नीप्रो पर दाग कर दिखा चुका है। अगर आप उस फुटेज को, उस वीडियो को देखेंगे जो रशिया ने ओर्शनिक मिसाइल जब दागी यूक्रेन के नीप्रो शहर के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में कोई बिजली कौंध रही है और एक प्रकाश पुंज टाइप का दिखाई दिया जो 5-6 बार एक ही जगह पे गिर रहा है। तो वो एक्चुअली में उसके 5 से 6 वॉर हेड्स थे जो बिजली की रफ्तार से नीचे गिर रहे थे और जिसके धमाके इतने भीषण थे। और उसमें मजे की बात क्या था, उस वॉर हेड्स के अंदर विस्फोटकों को नहीं भरा गया था, खाली कैनोपी थी, जो उसका कहते हैं ना आगे का जो पिरामिड होता सिर्फ वो था। उसी का धमाका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था रफ्तार की वजह से कि उसने तहस नहस करके रख दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि पुतिन भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि उनका नेटो से पाला पड़ा है और नेटो के लिए उन्होंने बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल करें, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, लेकिन उनका कहने का एक अभिप्राय था कि हमारा धूर्त यूरोपियन देशों से पाला पड़ा है और हम उनकी हर चाल का काट करने को तैयार हैं। अभी जो 12 से 15 घंटे पहले पुतिन का इंटरव्यू आया है, उसमें उनसे जब पूछा गया कि रिपोर्टर ने पूछा कि पुतिन जी, जिस तरीके से यूक्रेन लड़ रहा है और जेलेंस्की ने 1 दिसंबर से लेकर और 19 दिसंबर यानी कि आज तक जितने भी दौरे किए हैं उसमें सिर्फ उनका एक एजेंडा रहा है कि हमें रशिया को हराना है, हमें हथियार दो, सब लोग एकजुट हो। जेलेंस्की बार बार हर देश से यही बात कर रहे हैं, हर संगठन से यही बात कर रहे हैं, नेटो से यही बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से यही बात कर रहे हैं, पोलैंड से स्पेशली उन्होंने बोला है कि आप हमारी और ज़्यादा मदद करिए क्योंकि अगला खतरा आप ही के ऊपर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उन्होंने 2 टूक कहा
कि अगर कालिनग्राद यानी कि रशिया का वो इलाका जो बड़ा फेमस है, जो कहते हैं ना रशिया के लिए नाक का सवाल है, या उनका किला बोला जाता है कालिनग्राद रशिया के लिए, उन्होंने कहा अगर कालिनग्राद के ऊपर जरा भी खतरा आया तो आप याद रखिए जो रशिया है वो अपने दुश्मनों का सफाया कर देगा। उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि यूक्रेन और यूरोप इस समय पुतिन के मुख्य टारगेट पर हैं। और आपको बता दें इस वक्त पूर्वी यूक्रेन, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और मध्य यूरोप, ये जितने भी यूरोप के हिस्से हैं, इसके जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसमें सब आते हैं। आपको बता दें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन, स्पेन, ये सारे के सारे जो देश आते हैं, ये सब इस वक्त जो हैं वो रूस के टारगेट पे हैं। और रूस ने क्या किया है, इन देशों को टारगेट करने के लिए अपनी ओर्सनिक मिसाइल को आगे बढ़ाया है। ओर्सनिक को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव मानी जाती है कि एक बार में 6 वॉरहेड ले जाएगी और उसकी दहशत है परमाणु बम जैसी। तो उन्होंने क्या किया है, इसके लिए बेलारूस, जो रूस का बहुत ही कहते हैं ना जिगरी यार है, वहाँ पर उसको डिप्लॉय किया है ओर्सनिक मिसाइल को। और वहाँ से क्या होगा, बेलारूस से सबसे ज़्यादा फायदा रूस को ये मिल रहा है कि जो पूर्वी यूक्रेन, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी यूरोप और मध्य यूरोप, ये सारे देशों के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उनके सभी बड़े शहरों पर आराम से बेलारूस से जो मिसाइलें दागी जाएंगी वो उसको आसानी से तबाह कर देंगी। और वो सारे के सारे जो आते हैं वो लगभग 7000 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ही सब आते हैं सारे देश। तो ऐसे में अब यूरोप को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि या तो अब चक्कर क्या है, यूरोप को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमने इस वक्त पर इतना नाटक करने के बाद, इतना ड्रामा करने के बाद, इतना पैसा देने के बाद, इतना हथियार देने के बाद रशिया की शर्तों पर अगर हमने समझौता किया तो ये तो रूस की जीत हो जाएगी। और रूस पूरी दुनिया में डंके की चोट पर कहेगा कि एक तरफ 81 देश थे और एक तरफ अकेला रूस था, जिसको चीन और ईरान से थोड़ा वो सहयोग मिल रहा था, लेकिन अकेले दम पर उसने इस जंग को जीत लिया, उसने अमेरिका को झुका दिया। ये जो परसेप्शन जाएगा पूरी दुनिया में, उसको लेकर नेटो जो है वो बुरी तरीके से व्याकुल है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस पुतिन की इस चाल से कैसे बाहर निकलें और पुतिन को कैसे मजबूर करें। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि समंदर के रास्ते जितने बड़े बड़े तेल टैंकर की कंपनियां हैं, उनके जो टैंकर्स हैं, उनके जो बड़े बड़े जहाज हैं जो तेल को इधर से उधर ले जाते हैं, ऐसे 597 तेल टैंकर और उनकी जो फ्लीट होती हैं, शील्ड फील्ड बोलते हैं, उन सबको प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया, वो जा ही नहीं सकते। खबर तो ये आई थी कि रूसी तेल टैंकर पर अलग अलग देशों के झंडे लगाकर तेल को बड़ी तेज़ी से सप्लाई किया जा रहा था, उसके ऊपर भी एक तरीके से यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल और परसों हुई है, उसमें यूरोपियन यूनियन ने एक और अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है कि यूरोप में जितनी भी रशिया की संपत्तियां हैं वो लगभग 22.28 लाख करोड़, फिर से सुनिए 22.28 लाख करोड़, यानी कि लगभग 23 लाख करोड़ का जो संपत्ति है रशिया की यूरोप में, उसको पूरा फ्रीज करेंगे, उसको बेचेंगे और उस पैसा वो यूक्रेन के ऋण को और उसके क्या कहते हैं हथियारों को खरीदने में या चुकाने में करेंगे। तो इसी की जो पहली किस्त आ रही है वो है 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ का मतलब यह है कि लगभग 90 अरब यूरो जो यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं ईयू की तरफ से, उसकी जो पैसा उसका वसूला जाएगा वो रशिया से वसूला जाएगा। और वो रशिया का पैसा लगभग 23 लाख करोड़ जो है वो यूरोप में फंसा हुआ है। 22.28 लाख करोड़ जो फंसा हुआ है उसको यूरोप और यूरोपियन यूनियन बेचने जा रहे हैं। और ये वास्तव में पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि याद रखिए गोला बारूद से आप युद्ध तो जीत सकते हो, लेकिन अगर पीछे की तरफ से अगर आपका आर्थिक रूप से आपको कहते हैं तबाह कर दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप गोला बारूद से युद्ध तो जीत सकते हो, लेकिन आर्थिक युद्ध से कहते हैं ना सामना अगर आप करोगे तो आप अपना देश नहीं चला पाओगे। और इस वक्त नेटो और यूरोप की यही चाल है कि एक तरफ रशिया का गोला बारूद ख़त्म करो, उनको कहते हैं ना फेक युद्ध में फंसाओ, भ्रमजाल में फंसाओ, उनकी छोटे छोटे उनके ऊपर गुरिल्ला टाइप के अटैक करो। और दूसरी तरफ उसके जो आर्थिक हित वाले एजेंडे हैं, जैसे तेल, उसका बहुत बड़ा रशिया का जो है वो तेल भंडार से जो तेल जाते हैं टैंकरों में, अगर हम उसको भी रोक देंगे तो रशिया जो है वो बिलबिला जाएगा और वो मजबूर हो जाएगा जल्दी से जल्दी समझौता करने को। और इसी की आड़ में यूरोप क्या करेगा, रूस के ऊपर वो शर्तें थोप देगा जिसके आधार पर वो पुतिन को बोलेंगे कि आपको ये शर्तें माननी पड़ेंगी, आपको पूर्वी यूक्रेन का ये इलाका देना पड़ेगा, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, उसको नेटो के आर्टिकल 5 का
5 जैसा एक आर्टिकल दिया जाएगा यूक्रेन को, और हो सकता है कि यूक्रेन में शांति सेना देने का भी दबाव बनाया जाए कि भाई यूक्रेन में एक ऐसी शांति सेना रहेगी जिसमें यूरोप की कंट्रीज़ के सैनिक शामिल होंगे, और वो इस बफर जोन के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में जो बफर जोन बनाने की बातें हो रही हैं, डोनबास के इलाकों को बता रहे हैं, इसका एक इलाका जो है डोनबास का, उसमें बफर जोन बनाने की बातें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि पुतिन पूरी दुनिया के सामने बहुत कमज़ोर साबित हो जाएंगे, और ये आ जाएगा सामने कि देखिए 4 साल तक लड़े, आपने कुछ नहीं पाया, आपने जो जीता था वो भी दे दिया, और जो बफर जोन था उसमें भी आके जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं यूरोप की, वो आके वहाँ बैठ गई। तो ये क्या होगा? ये तो एक दोहरा तमाचा हो जाएगा पुतिन के मुंह के ऊपर, क्योंकि क्या होगा, अगर उनकी सरहद यानी कि रशिया की सरहद पर अगर यूरोप के शांति सैनिक आ जाएंगे 1-1.5 लाख, तो ये सीधे सीधे ये होगा कि नेटो जो है वो रशिया के अंदर घुस गया। अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से तो यूक्रेन तो रशिया का इलाका था, लेकिन बंटवारे के बाद ये सब अलग अलग हुए। लेकिन आज भी पुतिन के दिमाग में यही चलता है कि पूर्वी यूक्रेन जो है वो रशियंस का है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो रशिया भाषा बोलती है और रशिया समर्थक है। इसीलिए वो पूर्वी डोनबास को अपने कब्जे में चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन उनका पूरा आ जाए पास में। इसीलिए डोनेस और लुहांस्क, जिससे मिलकर डोनबास बना है, उस पर रशियन फोर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमले कर रही हैं। इसीलिए पुतिन ने 1,70,000 अलग से सैनिक इस पूरे इलाके में डिप्लॉय किए हैं नए सिरे से, ताकि हमारी रशिया की पकड़ कम से कम पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। प्रोकोवोस्क और कुपियांस्क, ये जो 2 इलाके हैं रणनीतिक रूप से और सैन्य लिहाज से वो भी रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी उसने अपने कब्जे में कर रखा है। कुल मिलाकर अगर अभी की तस्वीर देखें तो पुतिन ने इशारा कर दिया है कि साहब हम परमाणु युद्ध को तैयार हैं, और इसीलिए 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में पुतिन ने अपने 3 परमाणु तेवर दिखाए थे। आपको पता ही होगा 21 अक्टूबर को क्या हुआ था। 21 अक्टूबर को रशिया ने एक परमाणु ड्रिल की थी, जिसमें यह अभ्यास किया गया था कि कैसे रूस के परमाणु बमवर्षक परमाणु बम गिरा सकते हैं, मिसाइलों का कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, हमारी क्या रणनीति होगी। और एक छद्म, एक ऐसा आभासी युद्ध का माहौल बनाया गया जिसमें परमाणु युद्ध हो रहा था, और इसका लाइव ड्रिल खुद पुतिन ने कमांड सेंटर में बैठ के देखा था। उसके बाद क्या हुआ, 26 अक्टूबर को पुतिन फिर टीवी के सामने आए और उन्होंने बोला कि देखिए, जब 21 अक्टूबर को हमारा परमाणु अभ्यास हो रहा था तो उस वक्त हमने वैस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता उन्होंने बताई थी असीमित है। कहा जाता है कि लगभग 14,000 किलोमीटर है, और 15,000 किलोमीटर तक 15 घंटे तक वो लगातार ट्रैवल कर सकती है। और बुरेवेस्निक के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत बताई थी पुतिन ने, उन्होंने बोला था कि हमने इस मिसाइल के जो बूस्टर होते हैं उसमें एक परमाणु रिएक्टर ही फिट कर दिया है, जो उसको असीमित उड़ान की क्षमता देता है। तो बुरेवेस्निक को लेकर जो धमाके और दावे किए थे पुतिन ने, उसका खौफ हर जगह फैल गया था। उसके बाद 29 अक्टूबर को क्या किया पुतिन ने आके दुनिया को बताया कि हमने दुनिया का एक ऐसा समुद्री ड्रोन, या कहना चाहिए टॉर्पीडो बना दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक मार करेगा। और इसके बारे में भी जो उन्होंने दावे किए थे वो भी हैरान करने वाले थे। और यही वजह है कि जब ट्रंप ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस से थोड़ी दूर पर तैनात किया, तो ट्रंप ने बोला कि देखिए, आपके अगर आप हमें परमाणु हथियार दिखाते हैं और धमकाते हैं तो हमारी भी परमाणु पनडुब्बियां आपके पास हैं। तो पुतिन ने उसके क्या बोला था कि आपकी पनडुब्बियां ऊपर नहीं आ पाएंगी, वो तबाह हो जाएंगी, और अगर हमारा मौका लगा तो हम किसी को सिर उठाने का मौका ही नहीं देंगे। और रशिया के बारे में आप शुरू से जानते हैं कि उसने अपना जो डेड हैंड जो सिस्टम है, जो उसका बोलते हैं ना प्रलय कयामत वाला जो उसका डेड हैंड है, जिसमें कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड में वो न्यूक्लियर वॉर कर सकता है या हमले कर सकता है अपने दुश्मनों के ऊपर, उसका खौफ वास्तव में हर देश के ऊपर है। और ये कोई उनका कहते हैं ना लफबाजी भी नहीं है रशिया की, इसके बारे में पुख्ता खबरें पश्चिमी और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उनके पास है। अब कहने की स्थिति ये है कि पुतिन वास्तव में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां अब या तो एक बहुत बड़ा मैसिव हमला करके वो पूरे पूर्वी यूक्रेन को कब्जा में ले लें, और फिर एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर लें। फिर तो ये असीमित चलने वाली है, इसमें बीच बीच में लोग आते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और या ऐसा कर दें कि इतना ज़बरदस्त प्रेशर बना दें यूरोप और यूक्रेन के ऊपर कि वो उनकी शर्तों के हिसाब से समझौता कर ले। लेकिन ये दोनों स्थितियाँ ऐसी हैं जिसको यूरोप नहीं मानेगा, और यूरोप अच्छे से जानता है कि हमारा वजूद ही अब यूक्रेन पर टिका है। अगर यूक्रेन हारा तो यूरोप हारा, अगर यूक्रेन ने सरेंडर किया तो यूरोप का सरेंडर होगा, क्योंकि अब सब लोग एक्सपोज हो गए, कोई पर्दे के पीछे से खेल नहीं है। अब तो खुलेआम आप देखिए 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, यहाँ सब जगह मीटिंग्स हो चुकी हैं जेलेंस्की की, नेटो से, EU के लोगों से, मार्क रूटे जो नेटो के चीफ हैं उन सब से उनकी मीटिंग हो चुकी है, और सब ने बोला है
कि हम यूक्रेन का साथ देंगे, उसको जंग में पीछे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि आपको अच्छे से पता होगा कि जो जर्मनी का एक अखबार है उसने एक खबर लीक की थी और खबर बताई थी कि नेटो और यूरोपियन देशों के कुछ नेताओं की, टॉप लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी, उसकी कॉल लीक हुई। उसमें मार्क रूटे भी थे, उसमें मैक्रो भी थे फ्रांस के राष्ट्रपति, उसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी थे, उसमें इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी थी, ये जेलेस्की भी मौजूद थे। और उसमें ये दावा किया जा रहा था कि आखिरी वक्त पर जो ट्रंप हैं वो यूक्रेन को धोखा देंगे और पुतिन का साथ देंगे। ये जो आभास कराया गया धोखे वाला, वो मैक्रो के मुंह से निकला था। तब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बोला करीब 4-5 दिन पहले कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले। और इसीलिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अब दौर आया है, ये 10 लाख करोड़ देना यूक्रेन को, 23 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त करके उसका पैसा फिर यूक्रेन को देना, फिर उस पैसे से रूस के ऊपर हमला करना, ये कोई शांति समझौता यहाँ नहीं चाह रहा है। यहाँ अब ये बात इस मोड़ पर आ गई है कि भाई या तो रूस नहीं या फिर यूरोप नहीं, ऐसी स्थिति आ गई है। यही रूस के लिए है, या तो यूक्रेन नहीं या फिर रूस नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सारी स्थिति घूम फिर कर तीसरे विश्व युद्ध के दोहराए पे आ गई हैं। और ट्रंप जो हैं वो अभी भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो अभी भी अलग ही दुनिया में है कि मुझे लगता है कि हम शांति के बेहद करीब मौके पे पहुंच चुके हैं, जबकि है बिल्कुल उल्टा। उन्हीं के समझौते को उठा के नेटो ने फेंक दिया, या हो सकता है उन्होंने पर्दे के पीछे से खुद ही अपना जो फार्मूला था 28 सूत्री फार्मूला उसको फेंकवा दिया हो, कोई नहीं जानता। यहाँ इतना ज़्यादा खुफिया घालमेल है, यहाँ इतना ज़्यादा झूठ फरेब और कहते हैं ना खुफिया इनपुट एक दूसरे को ऊपर नीचे करने में लगे हुए हैं कि हम और आप आसानी से समझ ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में ये पर्दे के पीछे से चल क्या रहा है। बस इतना पता चलता है कि आज रूस ने इतने बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया, और ये फिर पता चलता है कि इतना भारी नुकसान झेलने के बाद भी यूक्रेन 4 साल की जंग के बाद भी 10 लाख करोड़ रुपया ले रहा है और हथियार मांग रहा है, मिसाइलें मांग रहा है। उसने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर हमें रशिया अपनी अमेरिका अगर अपनी टॉम हॉक्स मिसाइलें दे दे तो हम मॉस्को को झुकने पे मजबूर कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अपनी कोई भी टॉम हॉक मिसाइल देने को तैयार नहीं है। कुल मिला के स्थिति ये है कि अब जो स्थिति आई है वो परमाणु युद्ध के दायरे में आ चुकी है। और या आपको हम बता दें, यहाँ पर यूरोप और नेटो को अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका की, क्योंकि वही एक ऐसा मात्र देश है जिसके पास 5,000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं। अगर यूरोप और नेटो की बात करें और यूरोपीय देशों की बात करें तो मुश्किल से 551 या 550 के आसपास उनके पास परमाणु बम है, जिसमें मेन जो लीड लेते हैं वो हो गए फ्रांस और ब्रिटेन। इसके अलावा कोई ऐसा यूरोप में देश नहीं है जिसके पास परमाणु हथियारों की ताकत हो या क्षमता हो। कुल मिलाकर जर्मनी खुद को ओरिशनिक मिसाइल से बचाने के लिए एरो 3 सिस्टम इजराइल से ले चुका है। उसको लगता है कि अगर रशिया ने ओरिशनिक मिसाइल से हमारे ऊपर हमला किया तो हो सकता है कि एरो मिसाइल उसको बचा ले। हालांकि रशिया के जो वॉर एक्सपर्ट हैं वो हंस रहे हैं जर्मनी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि तुम क्या उम्मीद करते हो कि जो ध्वनि से 10 गुना रफ्तार से हमला करने मिसाइल आ रही है उसको ये एरो 3 रोक पाएगा? फिलहाल उम्मीद पर सब कुछ कायम है। कुल मिलाकर पुतिन ने आज फिर मीडिया के सामने आकर अपना पूरा प्रेशर और इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि रशिया एक बहुत बड़े युद्ध के लिए तैयार है। और जेलेस्की ने यही बात बोल दी है कि 2026 में रूस जो है वो एक नए सिरे से बहुत अलग लेवल का हमला करने जा रहा है। अब हमको देखना होगा कि अगले 48 घंटे या हो सकता 72 घंटे रूस कौन से बड़े अटैक करता है, कौन सी नई रणनीतियां बनाता है, और नेटो और यूरोपियन यूनियन ऐसा क्या करती हैं कि पुतिन जो हैं वो उनकी शर्तें मानने को मजबूर होंगे। फिलहाल हम लोग जितना पुतिन को जानते हैं वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। और याद रखिए, अगर युद्ध विराम हुआ तो पुतिन की शर्तों पर होगा, और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो वो नेटो और यूरोप को बर्बाद कर सकता है। रशिया इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेरी टिप्पणियों पे आप अपनी टिप्पणियां जरूर करिए, और जो भी नया अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।